नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो इसके कार्य हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका जो है आरंभिक जो परिचय देख लेते हैं और इसका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम होता है वह मलिक फखरुद्दीन होता है और इसके पिता का नाम आपको मालूम है कि ये गयासुद्दीन तुगलक होता है। सत्ता ग्रहण करने के बाद ये उपनाम अपना रखता है और इसका जो उपनाम होता है वो अब्दुल मजाहिद होता है। जब वो सत्ता मतलब कि इसके बाद वो उपाधि भी धारण करता है और उनमें से अमीर उल मोमिनीन, जिल्ली उलाह और उलुग खां, ये सभी इसकी जो प्रमुख उपाधियां हैं। उलुग खां की जो उपाधि है ये इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दी गई थी। अगर हम बात करें इसके शिक्षा के बारे में तो यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा शिक्षित था और इसे कई सारी भाषाओं का भी ज्ञान होता है और इसे ज्योतिष के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। इसके कार्यकाल के बारे में हमें जानकारी प्रमुख रूप से दो स्रोतों से मिलती है। एक है बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। यह इब्न बतूता मोरक्को का निवासी होता है और ये इसी के शासनकाल में भारत आता है और प्रारंभ में काजी के पद पे रहता है और आगे चल के इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा जाता है। तो इब्न बतूता के बारे में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वह भारत किस सुल्तान के समय आया था। और ये गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठता है जब गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है और आपको पता है इसके बारे में। और ये 1325 से 1351 तक जो है शासन करता है, यानी कि कुल मिला के 26 वर्ष तक ये शासन करता है। जब इसका राज्य अभिषेक होता है तो ये 1325 ईस्वी में इसका राज्य अभिषेक होता है तो यह तुरंत दिल्ली में सिंहासन पर नहीं बैठता है। कुछ समय तक यह तुगलकाबाद में रहता है। तुगलकाबाद में के रहने के बाद लगभग 40 दिन बाद यह वापस दिल्ली जाता है, वहाँ से फिर शासन चलाता है। ये हो गए इसके आरंभिक परिचय के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में। अगर इसके जो काम की बात करें तो इसकी जो प्रमुख जो है शुरुआत वो खुसरो ख्वां के कार्यकाल के दौरान मिलती है, जहाँ इसे एक घुड़सवार का प्रबंधक के रूप में एक प्रकार से इसे नियुक्ति दी जाती है। इसके बाद ये अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी अभियान में आता है, जिसके तहत यह जो खिलजी वंश के अंतिम शासक को हराता है उसमें यह शामिल होता है। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह एक शिक्षित सुल्तान के साथ साथ एक कुशल सैनिक भी होता है। अब वो 1325 ईस्वी में गद्दी पे बैठ जाता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या जो हर राजा को सामने फेस करना होता है वो होता है राजत्व, मतलब कि सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और उसको जनता के सामने एक प्रकार से एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, और इसी चीज को राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। कारण क्या होता था कि कुछ राजा ऐसे होते थे, उनकी जो योजनाएं होती थी, उनका जो मतलब कि व्यवहार होता था वो सही नहीं होता था और वो उनकी जो छवि है, उनकी जो क्रियाकलापों के माध्यम से जनता के सामने धूमिल हो जाती थी। तो इस छवि को सुधारने के लिए प्रत्येक राजा कुछ ना कुछ प्रयत्न करता रहता था और इसका जो राजत्व सिद्धांत है ये भी पूर्ववर्ती शासकों की भांति निरंकुशता पर आधारित होता था। बलबन की भांति इसने भी स्वयं को ईश्वर की प्रतिछाया कहा कि ईश्वर की ये छाया सुल्तान होता है और यह अपने सिक्कों पर जिल्ले इलाह शब्द भी खुदवाता है। एक प्रमुख तथ्य याद कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने तांबे व अन्य धातुओं के सिक्कों के माध्यम से
जनता को राजत्व का महत्व बताने का प्रयास किया। मतलब कि जो उसके सिक्के हुआ करते थे उसमें वह अपने जैसे कि ईश्वर की प्रतिछाया और जिल इलाह शब्द लिखकर वो सिक्के चलवाता था और दिखाता था कि ये ऐसा, मतलब कि अपना एक छवि दिखाने की कोशिश करता था। इसी दृष्टिकोण से इसने जो है सुल्तान पद की स्वीकृति जो है खलीफा से प्राप्त करता है और यह 1343 ईस्वी में प्राप्त करता है। इसे यह स्वीकृति मिस्र के खलीफा अलाकहीम द्वितीय के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये इसका एक प्रकार से राजत्व का सिद्धांत होता है। अगर हम शासन प्रबंध की बात करें, अब हम इसकी शासन प्रबंध के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो कुल मिला के जो उसका साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में विभक्त था। यानी 23 प्रांत, मतलब कि प्रांत जो होते थे मुक्ता कहलाते थे, तो कह सकते हैं कि 23 मुक्तों में विभक्त था। और यह दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों का सर्वाधिक साम्राज्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही होता है। शासन प्रणाली बिल्कुल पहले जैसी होती है। प्रांतों का जिम्मा प्रांतोदार जो इक्तादार होते थे, मुक्ता जो होते थे उन पर निर्भर होती थी, और जो केंद्रीय व्यवस्था है वो सुल्तान के साथ जो उसके जो प्रमुख मंत्री होते थे, जो मंत्रियों के नाम होते थे वो पहले भी पढ़ चुके हैं, उन पर ये निर्भर होती थी और ऐसे शासन व्यवस्था चलती थी। उसने कुछ चेंजेस किए कि जैसे कि कुछ हिंदुओं को भी उसने इसमें योग्यता के आधार पर पद दिए। कुछ जैसे कि एक हिंदू था उसको उसने राज्यपाल भी घोषित किया। तो यानी कि हिंदुओं को भी इसने अपने जो है शासन में पद दिए। ये बात हो गई इसके शासन प्रबंध के बारे में। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, आपको पता चल जाएगा, ये इसका जो साम्राज्य है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो है इसके शासन में शामिल नहीं थे, और बाकी जो कलर है पिंक कलर का मिलता जुलता, वो पूरा जो है इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो यानी कि दिल्ली, देवगिरी, यानी ये सभी कन्नौज और इधर सेवान, सभी जो इसके सीमा पर आते थे। ठीक है, अब हम जो इसके बात करेंगे, अगला जो स्लाइड है, इसकी कुछ निर्णयों के बारे में जो पढ़ेंगे, जो कि जो ये योजना बनाता है वो सफल नहीं हो पाती है, और उसका जो उद्देश्य तो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में रहता है। मतलब कि ऐसा कोई बुरी नीयत के साथ वो ऐसे निर्णय नहीं लेता है, लेकिन वो जो निर्णय लेता है उस समय की जो स्थिति होती है उसके उस समय के लिए अनुकूल नहीं थी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा भविष्य के हिसाब से वो सही थी, लेकिन उस समय जैसे सिचुएशन थी उस समय के हिसाब से वो सही नहीं थी। तो इसकी कई सारी स्कीम फेल हो जाती हैं, और इसी कारण से इसे बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं निर्णयों में जो एक इसका निर्णय था, पहले जो देख लेते हैं, राजधानी परिवर्तन। यह घटना जो होती है 1326 के आसपास होती है, 1326 और 1327 के आसपास। इसमें क्या होता है, ये जो अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी, कहीं कहीं पर आपको दौलताबाद भी दिख जाएगा, देवगिरी और दौलताबाद एक ही है, स्थानांतरित करने का निर्णय लेता है, और इसका जो नाम बदल कर ये कुतुबुल इस्लाम रख देता है। अब दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित करने के कई सारे कारण होते हैं। कई सारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसे बताया है। जो प्रमुख है, जो सर्वाधिक जो माना जाने वाला मत है, उसके अनुसार देखें तो जो इसके कारण है, उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का जो ये प्रयत्न करता है। प्रशासनिक की बात करें तो देवगिरी जो है एक प्रकार से आप देखेंगे यह एक केंद्र बिंदु था। यह लगभग उत्तर में भी और दक्षिण में भी और पश्चिम से भी लगभग समान दूरी पर पड़ता था। तो ऐसे में वो चाहता था कि मैं जो है सारा जो एक साउथ, ये पश्चिम उत्तर जो है गुजरात है और देवगिरी है और ये बीजापुर है, इन सभी पर भी वो आसानी से नियंत्रण स्थापित कर रखे। तो इस वजह से वो एक देवगिरी स्थानांतरित करता है राजधानी। इसके अलावा अगर देखें तो वह चाहता था, वह जो मुस्लिम जो मत था उसे वो दक्षिण में भी प्रचार प्रसार करवाना चाहता था। तो इस उद्देश्य से भी वह अपनी राजधानी दक्षिण में देवगिरी की ओर ले जाने का सोचता है।
ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया है और उसने राजधानी भी परिवर्तित कर दी है। लेकिन क्या राजधानी जो परिवर्तन का जो इसका जो निर्णय है, क्या वो सफल होगा? ये निर्णय जो है असफल हो जाता है। कारण काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली से देवगिरी की जो दूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में सिर्फ शाही लोग ही आसानी से वहाँ तक पहुँच पाए। शाही लोगों के पास साधन थे, घुड़सवार थे, डोलियाँ थीं, सब कुछ था, तो वो बिना किसी मेहनत के आसानी से पहुँच गए। लेकिन जो आम लोग थे वो इससे नहीं पहुँच पाए और काफ़ी लोग भूख के माध्यम से या लुटेरों के द्वारा बीच रास्ते में मार डाले जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लेग बीमारी भी हो जाती है, जिसके कारण सुल्तान के जो सैनिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं। तो ऐसे में जो सुल्तान है ये निर्णय बदलता है और 1335 में दिल्ली को पुनः राजधानी बना देता है। लेकिन जब देवगिरी राजधानी होती है उस समय भी दिल्ली से इसका पूर्णतः जो संपर्क नहीं टूटता है। ऐसी जानकारी हमें मुद्रा जो है जो उनके स्रोतों से पता चलती है, क्योंकि जो सिक्कों पर पता चलता है कि जो दिल्ली में सिक्के ढाले जाते थे उनमें दिल्ली का लिए जो दिल्ली के जो सिक्के होते थे उनमें वह तख्त गाहे दिल्ली लिखा होता था और जो देवगिरी में सिक्के ढलते थे उनमें तख्त गाहे देवगिरी लिखा होता था। तो ऐसा इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिल्ली से जो है पूर्णतः संपर्क नहीं टूटा था। अगर प्रभाव की बात करें तो सुल्तान की कमजोरी जो है दक्षिण के शासकों को पता चल जाती है। पता चल जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसा दिखता है उतना शक्तिशाली है नहीं, वो काफी निर्बल है। और यहीं से जो है धीरे धीरे दक्षिण के राजा जो हैं वो स्वतंत्र होने लगते हैं। इसी के साथ ही पश्चिमोत्तर के प्रांत भी इसके हाथ से निकलने लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो इसका पहला जो निर्णय होता है वो असफल हो जाता है। याद रख लीजिएगा, देवगिरी जो राजधानी स्थानांतरण होता है वो 1326 और 1327 के आसपास होता है और वापस जब दिल्ली पुनः जो बनाई जाती है वह 1335 में बनाई जाती है। इन तिथियों को याद रख लीजिएगा, कभी कभी जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा, देखिए अगर हम सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से पहले देखें तो जो सल्तनत काल में दो मुद्रा प्रचलित थी। एक टंका थी जो चांदी की होती थी और एक तांबे की हुआ करती थी जिसे जीतल कहा जाता था। इसके अतिरिक्त वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक दो मुद्राएं और चलाता है। एक दोकानी नाम के एक नया सिक्का चालू करता है और दिनार नामक स्वर्ण सिक्के भी वह कुछ ढालता है। ठीक है, अब बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा के बारे में। कारण क्या होते हैं सांकेतिक मुद्रा के बारे में लाने का? देखिए पहला जो प्रमुख कारण होता है 14वीं शताब्दी में चांदी की वैश्विक कमी हो जाती है और दूसरा जो कारण होता है चीन के शासक कुबलाऊ खान के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का सफल हो जाना और उसके नकल के कारण यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक भी सांकेतिक मुद्रा चलाता है। सांकेतिक मुद्रा में एक प्रकार से एक यह कांसे की मुद्रा होती थी, ठीक है, और यह चांदी के इक्वल मानी गई थी। ठीक है, यानी कि कांसे की मुद्रा की जो वैल्यू थी वो चांदी की मुद्रा की वैल्यू के बराबर इसने रख दी। यह योजना भी इसकी असफल हो जाती है। बहुत सारे नकली टकसाल स्थापित हो जाते हैं क्योंकि कांसे के जो सिक्के थे उसमें कोई ज्यादा वो पहचान नहीं होती थी, तो हर घर में टकसाल हो गए थे, ऐसे इतिहासकार विद्वान कहते हैं। तो सल्तनत काल में नकली मुद्रा की काफी ज्यादा भरमार हो जाती है, जिसके कारण सुल्तान को जो है वो अपना आदेश वापस लेना पड़ जाता है और इससे उसके राजकोष को काफी नुकसान पहुंचता है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका जो दूसरा निर्णय होता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1328 के आसपास, ये भी असफल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खुरासान एवं कराचील अभियान के बारे में। देखिए खुरासान के बारे में अगर स्थिति के बारे में बात करें
तो इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार खुरासान का संबंध ईरान से स्थापित करते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे ट्रांसआक्शियाना का क्षेत्र बताते हैं। तो स्थिति ये होती है कि उस समय मध्य एशिया में शून्यता आ जाने के कारण इसका लाभ मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था। इसके जवाब में वह 30,37,000 की सेना संगठित कर देता है, यानी कि तुरंत वह वैकेंसी निकालता है और 3,37,000 जो सैनिक भर्ती कर लेता है, और उन जो सैनिक होते हैं उनको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देता है। लेकिन किंतु सेना जो उस पर अभियान शुरू करे उससे पहले ही मध्य एशिया में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट थे ईरान व मिस्र आदि देशों के बीच वो खत्म हो जाते हैं और संधि हो जाती है। इस प्रकार से यह जो अभियान है वो शुरू ही नहीं हो पाता है, और इससे जो सेना की आर्थिक स्थिति है बहुत ही कमजोर हो जाती है, और सैनिक जो भर्ती किए जाते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, जिससे भी कारण उनके अंदर भी काफी ज्यादा असंतोष फैल जाता है। तो इस प्रकार से जो खुरासान का जो योजना होती है जीतने की, यह भी असफल हो जाती है। इसके अलावा कराचील अभियान की स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र के, यानी आप बात करें तो आप वर्तमान उत्तराखंड में मिलता है। तो इधर आक्रमण करने का मतलब इसको कब्जा करने का जो कारण होता है कि वह चाहता है कि इस यहाँ पर कब्जा करके वह चीन के जो संभावित जो हैं आक्रमणकारी जो पर्वतीय क्षेत्र से आ सकते थे उनको रोकना चाहता है। ऐसे में वह अभियान चालू करता है। प्रारंभ में कुछ उसे सफलता मिलती है, लेकिन बाद में कुछ बीमारियों के कारण वह इस चीज को वापस लौटना कर आना पड़ता है। लेकिन भविष्य में जो कराचील का शासक होता है वह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और एक निश्चित कर देकर बदले में वहां पर शासन करता रहता है। तो एक प्रकार से कराचील जो अभियान है ये एक पूर्णतः असफल अभियान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खुरासान जो अभियान है इसका ये असफल पूरी तरह से हो गया होता है। अब बात करते हैं दोआब में राजस्व वृद्धि के बारे में। देखिए दोआब क्या क्षेत्र होता था। दोआब एक प्रकार से दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम एमईटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार करवाता है, और यह लगान वसूलने वाले अधिकारियों को निगरानी के लिए शताधिकारी नामक एक नए अधिकारी पद का भी सृजन करता है। और ये शताधिकारी करता क्या था, ये 100 गांवों के लगान वसूलने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये की भांति यह भी जो राजस्व वृद्धि है उसमें ये प्रयास करता है। इसके लिए वह लगान में 1/10 से 1/20 तक की वृद्धि कर देता है। चारागाह कर पुनः लगा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसको जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई हो सके। लेकिन 1334-35 के आसपास भयंकर अकाल पड़ जाता है और जो कर हैं उसी हिसाब से लगते रहते हैं, जिससे किसानों में असंतोष जागृत हो जाता है। किसान खेती करना छोड़ देते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं, और इस असंतोष के कारण कई सारे राजस्व अधिकारियों की हत्या भी हो जाती है, सैनिकों की भी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से इसकी यह योजना भी असफल हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रारंभिक जीवन है उसके जो प्रारंभिक परिचय है, और इसका राजत्व का सिद्धांत, इसका जो शासन है, और इसके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं जो असफल रही उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके जो विजय अभियान और इसके समय जो विद्रोह हुए और इसकी धार्मिक नीति और कुछ जो निर्माण कार्य जो सृजनात्मक कार्य हुए हैं, इन सब विषयों पर हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के बीच साझा कर देना। मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान के लिए कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।